हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो हमारे देश में हमारी सरकार के द्वारा 2010 ईस्वी में एनजीटी की स्थापना की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आखिर है क्या, तो यह एक हमारे देश की न्यायिक संस्थान है। क्या है? यह एक न्यायिक संस्थान है हमारे देश का। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है कि हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में जितनी भी कानूनी समस्याएं आती हैं उसी को सुलझाना इसका काम होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 2010 ईस्वी को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा स्कूल टीचर एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर आपको टैगलाइन मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग बिहार के टीचर एग्जाम में ईवीएस से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी ये लगी वीडियो कैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो अगर स्वस्थानीय की बात करें, स्वस्थानीय संरक्षण की, तो उसमें वनस्पति उद्यान को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ से आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो स्व और एक स्थानीय। स्व का मतलब खुद और स्थानीय का मतलब स्थान, अर्थात किसी भी चीज़ को उसके खुद के ही स्थान पर अगर आप संरक्षित कर देते हैं तो उसी को जो है वो स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। लेकिन इसी के ठीक विपरीत किसी भी चीज़ का संरक्षण जो है वो कहीं और से ला करके और उसको किसी और क्षेत्र में उसका संरक्षण अगर आप करते हैं तो उसको जो है वो पर स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जो है वो पर स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जैसे कि अगर स्वस्थानीय संरक्षण की बात करें हम लोग, तो जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जंगल के ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी खास प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उसी को जो है वो उन जीवों के लिए उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है। और ऐसे संरक्षण को जो है वो स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। और उसी में आता है ये राष्ट्रीय उद्यान भी। लेकिन पर स्थानीय की बात करें हम लोग कि पर स्थानीय संरक्षण में क्या आता है, तो इसमें आता है ये वनस्पति उद्यान। क्यों? क्योंकि जो वनस्पति उद्यान होता है उनमें वनस्पतियाँ जो है वो कई जगहों से ला करके शामिल की जाती हैं और उसका जो है वो यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। इसीलिए ये किस में आएंगी? तो ये आएंगी पर स्थानीय संरक्षण में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको जो है वो अंग्रेजी में एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो जो रामसर सम्मेलन है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग आर्द्र भूमि की कि ये आर्द्र भूमि क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बरसात बहुत ही ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में पेड़ पौधों की विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, जीव जंतुओं की विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र को जो है वो आर्द्र भूमि कहा जाता है। अगर अपने देश में हम लोग बात करें कि भारत में आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, तो हमारा जो पश्चिमी घाट है ये आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है ये भी आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है। ऐसे ही विश्व में बहुत सारे आर्द्र भूमि के क्षेत्र हैं और इन्हीं के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन करा गया था और इसी सम्मेलन को जो है वो रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और ये सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ये रामसर सम्मेलन हुआ था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और इस सम्मेलन में और इसमें शामिल कब हुआ था भारत?
तो इसमें शामिल हुआ था भारत 1 फरवरी को, 1 फरवरी 1982 ईस्वी को शामिल हुआ था इसमें भारत, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत जो है वो है धान का खेत। क्या है? धान का खेत है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचक होता है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक क्या होता है। तो प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन या लीचेन का पौधा, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लीचेन का पौधा होता है या लाइकेन का जो पौधा होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये मर जाता है, ये जीवित नहीं रह पाता है, इसीलिए इसको जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है, लीचेन के पौधे को। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है। तो ऑटोमोबाइल्स में से जो धुआं निकलता है उसमें जो शीशा निकलता है, लेड निकलता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक धातु प्रदूषक है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग कि ये जो लेड होता है, जो शीशा होता है, ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो न्यूरोलॉजी है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये हमारे गैस्ट्रो सिस्टम को भी प्रभावित करता है, हमारा जो पाचन तंत्र है इसको भी प्रभावित करता है ये लेड, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें ऑटोमोबाइल्स की कि ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में ऐसे संसाधन आते हैं जो कि सड़क पर चलते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ऐसे संसाधनों को जो है वो ऑटोमोबाइल्स में रखा जाता है। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और ये गुड्स ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। दोनों तरीके के जो वाहन होते हैं इनको ऑटोमोबाइल्स कहा जाता है। और इन्हीं के अंदर से जो धुआं निकलता है उसी में ये लेड पाया जाता है, ये शीशा पाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रदूषक पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, इस पर सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसमें सल्फर ऑक्साइड पाया जाता है। ये सारे के सारे जो है वो प्रदूषक होते हैं इन ऑटोमोबाइल से निकलने वाले। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन क्या कहलाता है। तो मानव की गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो प्रतिकूल परिवर्तन होता है उसको पारिस्थितिकी क्षरण या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहा जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो प्रतिकूल परिवर्तन है ये मुख्य रूप से किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है? तो ये मुख्य रूप से वायु में आपको देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से जल में देखने को मिलेगा और मुख्य रूप से ये स्थल में देखने को मिलेगा ये परिवर्तन। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि इसी प्रतिकूल परिवर्तन के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और स्थल प्रदूषण हो रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य कौन सा है। तो एक सिंह वाला जो गैंडा है वो असम राज्य में पाया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बात करें कि ये असम में कहाँ पर पाया जाता है, तो असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर ये एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो एक सिंह वाला गैंडा है ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। किसमें? ये जो वो रेड लिस्ट में शामिल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये रेड लिस्ट क्या होती है जिसमें कि शामिल किया जाता है जानवरों को या पक्षियों को? तो रेड लिस्ट में ऐसे जानवरों पक्षियों को शामिल किया जाता है जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसे को शामिल किया जाता है। और इसी में ये एक सिंह वाला गैंडा भी शामिल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से फोटो में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक सिंह वाला गैंडा आपको दिखेगा। इसके यहाँ नाक के ऊपर एक सिंग होती है, इसी को और यही जो है वो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के गोवा राज्य में है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो यहाँ पर कान्हा है, पेंच है, सतपुड़ा है, वन विहार है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख हैं, तो राजस्थान में रणथंभौर है, किलाड़ी है, दर्रा है, ये सारे के सारे जो हैं वो राजस्थान में हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो जो बाघों की गणना हुई 2022 वाली रिपोर्ट में, उसमें बाघों की संख्या कुल 3167 बताई गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि हमारे देश में बाघ संरक्षण के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में टाइगर पाए जाते हैं, तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से पार्क हैं जहाँ पर कि टाइगर पाए जाते हैं, तो इनमें है कान्हा नेशनल पार्क, कौन सा, कान्हा नेशनल पार्क है। इसके अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क है, पेंच टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा एक है रातापानी, कौन सा, रातापानी टाइगर रिजर्व है। इनमें जो है वो बाघ पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है। तो जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसीलिए इसका संबंध किससे होगा, महाराष्ट्र से होगा। और ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कि ये महाराष्ट्र में कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र का जो अमरावती ज़िला है, महाराष्ट्र का जो अमरावती ज़िला है यहाँ पर ये मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये पहाड़ी कौन सी है जहाँ पर कि ये मेलघाट टाइगर रिजर्व है, तो ये पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा का ही भाग है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किसका, तो ये जो है वो सतपुड़ा का ही एक्सटेंशन है वहाँ तक जहाँ पर कि ये मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण हैं, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं, तो ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या जो है वो, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, ऐसी प्रजातियों को जो है वो दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। और विलुप्त प्राय प्रजातियां कैसी होती हैं, तो विलुप्त प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं, ऐसी प्रजातियों को जो है वो विलुप्त प्राय प्रजातियां कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन होती है ये एक लाभदायक गैस है जो कि प्रत्येक जानवर जो है वो अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करता है, इसलिए इसको जो है वो प्रदूषक में नहीं रखा जाता। बाकी अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है वो एक अक्रिय गैस होती है, इसीलिए ये भी प्रदूषक का काम नहीं करती है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये किस तरीके से प्रदूषक का काम करती है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जलवाष्प के साथ में क्रिया करती है, जल की जो बूंदें होती हैं उससे क्रिया करती है, और इससे क्रिया करने के बाद ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। क्या बनाती है, ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और ये जो एसिड होता है, एसिड जो होता है यही एसिड जो है वो एसिड रेन करवाने का काम करता है, इसीलिए इसको जो है वो प्रदूषक कहा जाता है, वायुमंडलीय प्रदूषक कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी और गैसें हैं जो कि वायुमंडलीय प्रदूषक में आती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा लेड, ये सारे के सारे जो हैं वो वायुमंडलीय प्रदूषक में आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे भारत का जो बिहार राज्य है
यहाँ पर रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ की अगर बात करें तो एल्युमिनियम की जो पन्नी होती है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं होती है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ की, इसको जिसे कि अंग्रेजी में बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जो कि जीवाणुओं और फंगस के द्वारा जो है वो जटिल यौगिकों से सरल यौगिकों में तोड़ दिए जाते हैं, वैसे पदार्थों को जैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी है, इसमें अगर फंगस लग जाए तो ये लकड़ी जो है वो सड़ करके ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि रुई है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एल्युमिनियम की पन्नी जो है वो धातु होती है और धातु में जो है वो जीवाणु फंगस नहीं लगते हैं, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये कैसा होगा? तो ये जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं होगा और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो जो जानवर मुख्य रूप से मांस खाते हैं उनको कहा जाता है कार्निवोरस। क्या कहा जाता है? कार्निवोरस कहा जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हार्बीवोरस की बात करें कि हार्बीवोरस किसे कहा जाता है, तो ऐसे जीव जंतु जो कि पौधों को खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर ओमनीवोरस की बात करें कि ओमनीवोरस कैसे जीव होते हैं, तो ऐसे जीव जो कि पौधों को और मांस को दोनों को खाते हैं, ऐसे जीवों को जो है वो ओमनीवोरस कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय जैव विविधता की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारानादमुख समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ऐसा जो क्षेत्र है वो भारत में पड़ता है और भारत का वो मन्नार की खाड़ी वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें मन्नार की खाड़ी का कि ये मन्नार की खाड़ी जो है ये कहाँ पर है, तो यहाँ आप मैप में देखेंगे तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ये तमिलनाडु है हमारे भारत राज्य का और ये श्रीलंका है, और इसी के बीच में ये जो खाड़ी है इसी को मन्नार की खाड़ी कहा जाता है और यहीं पर जो है वो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो जो लिस्बन घोषणा है ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि जो लिस्बन घोषणा है इसको किसने जारी किया, तो इसको जो है वो यूएन के द्वारा जारी किया गया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। और कब जारी किया गया, तो इसको जो है वो 2022 ईस्वी में जारी किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल 150 देश शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि समुद्री आपातकाल में सारे देश जो है वो मिल करके वैज्ञानिक आधार पर कार्यों के द्वारा इस आपातकाल से निपट सकें, इसका यही उद्देश्य है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कैपिटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। तो ये जो कछुआ की जो प्रजाति है मैनोरिया एमिस, इसको जो है वो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बात करें कि जो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो जो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है वो नागालैंड में स्थित है। कहाँ पर, ये जो है वो नागालैंड में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसको जो है वो कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो इसको जो है वो 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था नतांगी राष्ट्रीय उद्यान को, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है, क्यों। तो शांत घाटी को संरक्षित करने का कारण क्या है,
तो इसमें बहुत सारे पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको संरक्षित किया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें हम लोग कि इसमें दुर्लभ प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं, तो इसमें बहुत सारे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों की 41 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें पक्षियों की 175 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें तितलियों की 164 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें सरीसृप की 49 प्रजातियां पाई जाती हैं और उभयचरों की इसमें कुल 47 प्रजातियां पाई जाती हैं, बस इसी क्षेत्र में साइलेंट वैली वाले क्षेत्र में। इसीलिए इसको जो है वो संरक्षित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहीं पर जो है वो मकाक बंदर पाया जाता है, जो कि शेर की तरह दिखता है बिल्कुल। यहाँ आप फोटो में देखेंगे तो ये है मकाक बंदर, ये जो है वो बिल्कुल शेर की तरह दिख रहा है। इसकी पूंछ भी जो है वो बिल्कुल शेर की तरह दिखती है और इसके मुख पर भी ऐसे शेर की तरह बाल भी होते हैं। लेकिन यह एक शेर नहीं है, बल्कि ये जो है बंदर है, जिसका नाम जो है वो मकाक बंदर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।